हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और आज के इस वीडियो में हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि श्रीलंका में किस तरीके से मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज फॉलो की गई, लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक डिफरेंट पाथ चूज किया। वो डिफरेंट पाथ क्या था, आज हम उस पर बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हुआ बेल्जियम में। सबसे पहली चीज तो यही आपको बतानी है कि जो बेल्जियम के लीडर्स थे दे टुक अ डिफरेंट पाथ। ठीक है, अब यहीं से एक क्वेश्चन आ सकता है आपको। क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको यहाँ से, यही पूछ लेंगे कि कौन सा डिफरेंट पाथ चूज किया इन्होंने। तो इसमें हमको ये 2 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे डिफरेंट पाथ में। क्या है ये डिफरेंट पाथ? सबसे पहली चीज इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो रिकॉग्निशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि गलती हो रही है, हम उस गलती को सुधारेंगे नहीं। समझ में आई बात? तो यदि हम चाहते हैं कि गलती को सुधारें तो पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हमने गलती करी है। ठीक, तो इन्होंने ये चीज रिकॉग्नाइज कर ली यहां पर कि डिफरेंसेस है। श्रीलंका में रिकॉग्नाइज नहीं किया था डिफरेंसेस हैं। वो कह रहे थे हम सब श्रीलंकन्स हैं, कोई सिनालीज नहीं है, कोई तमिल्स नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कुछ नहीं है, हम सब श्रीलंकन्स हैं। अब आप यदि इस डिफरेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और सबके लिए एक जैसी पॉलिसी बना देंगे तो लोगों को प्रॉब्लम होती है और इससे कंट्री में डिसयूनिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इन्होंने देखो समझदारी दिखाई, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया किस चीज को, एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। ठीक, तो डिफरेंट पाथ में पहला स्टेप हो गया रिकॉग्निशन। ठीक, दूसरी चीज क्या करी इन्होंने, 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, यानी चेंज किया, है ना, सुधार किया। उसमें चेंज नहीं कहना चाहिए, है ना। तो कितने बार? 4 बार बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया। ठीक है, मतलब कि इस तरीके से चेंज लाए गए ताकि इन डिफरेंसेस को एकोमोडेट किया जा सके, ताकि ये सभी लोग जो डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, ये डिफरेंट कम्युनिटीज रह रही हैं, रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट किया जा सके, मतलब साथ में मिलजुल कर रह सके। इसीलिए ये 4 बार चेंजेस किए गए 1970 से 1993 के बीच में। ठीक है, अब क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, क्या चेंजेस थे, है ना। सारे चेंजेस तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो कुछ खास चेंजेस जो इन्होंने किए वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। यानी ये जो बेल्जियम मॉडल यहाँ पर तैयार हुआ है, उस बेल्जियम मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है अब हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। इसमें पहले पॉइंट को हमने 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है, क्या चेंज किया बेल्जियम के लोगों ने? सबसे पहले इन्होंने ये चेंज किया कि जो वहाँ पर गवर्नमेंट इलेक्ट होगी नेशनल लेवल पर, उसमें फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का नंबर इक्वल होगा, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है चेंज होने के बाद, कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब पहला पॉइंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अब इसी सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या कह रहे हैं भाई, पार्लियामेंट होगी, वहां लॉ बनाए जाएंगे। तो ये कह रहे हैं नॉर्मल लॉ के केस में तो जैसा चलता है वैसा चलेगा कि आप वोट करो, जिस लॉ पे मेजॉरिटी में वोट आ गया वो पास हो जाएगा, जिस पे नहीं आया वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं एक स्पेशल लॉ भी होते हैं, इंडिया में भी कुछ स्पेशल लॉ हैं। अब ये स्पेशल लॉ कैसे पता चलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया जाता है कि किस तरीके के लॉ को हम स्पेशल लॉ कहेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कुछ स्पेशल लॉ ऐसे होंगे जिनमें सपोर्ट चाहिए मेजॉरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। मतलब कि एक लिंग्विस्टिक ग्रुप की मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा, दोनों ग्रुप से मेजॉरिटी चाहिए, तब जाके ये लॉ पास होगा, है ना। मान लीजिए कि पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, है ना। ये जो बेल्जियम की पार्लियामेंट है इसमें 100 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इन 100 मेंबर्स में हम ये मान लेते हैं कि 50 मेंबर्स जो हैं वो डच हैं और 50 मेंबर्स जो हैं वो फ्रेंच हैं, है ना। ये डच हैं, ये फ्रेंच हैं। अब यदि कोई लॉ पास होना है तो सिंपल मेजॉरिटी होती है 51, माने 51 मेंबर्स यदि वोट कर देते हैं सपोर्ट में तो वो लॉ पास हो जाएगा, लॉ बन जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं स्पेशल लॉ के केस में ऐसे नहीं चलेगा। स्पेशल लॉ के केस में यहां से मेजॉरिटी नहीं देखोगे,
आप देखोगे कि डच कम्युनिटी से भी मेजॉरिटी है और फ्रेंच से भी मेजॉरिटी है, तभी पास होगा। अब यहाँ से सिंपल मेजॉरिटी चाहिए 26 और यहाँ से भी चाहिए 26, समझ गए ना, तब जाके ये लॉ पास होगा। यदि 26 नहीं है तो लॉ पास नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ से 27 है, यहाँ से 25 है, तब भी 52 तो हो रहा है ना। लेकिन चूंकि यहां से मेजॉरिटी नहीं आई है फ्रेंच ग्रुप से, तो फिर वो स्पेशल लॉ पास नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ठीक। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके रिलेटेड और भी मुझसे एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया ताकि कोई एक सिंगल कम्युनिटी जो है वो यूनिलैटरली डिसीजन ना ले सके, मतलब दोनों मिलकर डिसीजन लें, इसीलिए इस तरीके का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया, ठीक। चलिए सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर टेकन एंड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। कौन से 2 रीजन, वलोनिया एंड फ्लेमिश, है ना। मतलब अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, मतलब ये यूनिटरी सिस्टम से फेडरल सिस्टम बन गया। इसी पर हमारा पूरा सेकंड चैप्टर डिपेंडेंट है, पूरा सेकंड चैप्टर जो सिविक्स का है वो फेडरलिज्म ही है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स थी, बहुत सारी ऐसी पावर्स थी जो किसको दे दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, इसके कारण अब स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया बेल्जियम मॉडल का। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, इसमें कह रहे हैं ब्रुसेल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी, जो कैपिटल सिटी है ना। तो ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ फ्रेंच और डच का इक्वल रिप्रेजेंटेशन, वैसे ही ब्रुसेल्स के लिए भी हुआ इक्वल रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब पूरी कंट्री में तो डच मेजॉरिटी में थे, लेकिन ब्रुसेल्स में फ्रेंच मेजॉरिटी में थे। तो यहां से हमने एक चीज कंक्लूड करी, क्या, कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है ये चीज। इसीलिए दोनों को जो है हम देख रहे हैं कि मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, अकेले यूनिलैटरली कोई काम नहीं हो पाएगा, ठीक। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, इस पर एक अलग से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है ना। तो हमने देखा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट है बेल्जियम में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट कह रहे हैं, है ना। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होगी, इसके भी इलेक्शंस होंगे। कौन इलेक्ट करेगा, पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। मतलब 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेंगी, एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट और एक जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसको डच लोग इलेक्ट करेंगे, फ्रेंच गवर्नमेंट को फ्रेंच लोग इलेक्ट करेंगे और जर्मन गवर्नमेंट को जर्मन लोग इलेक्ट करेंगे। अब इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये लोग रह कहाँ रहे हैं, यदि डच पर्सन है तो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए वो वोट करेगा, ठीक है। अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर क्या है, 3 चीजों से रिलेटेड पावर है इनके पास, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इन्हीं 3 चीजों पर ये कम्युनिटी गवर्नमेंट डिसीजन ले पाएगी, बाकी के लिए स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। मतलब सबका जुरिस्डिक्शन अलग अलग है। तो ये 4 मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़े बेल्जियम मॉडल के, ठीक है ना। इसका रिजल्ट क्या हुआ भाई, हम देखते हैं कि बेल्जियम में यदि ऐसा नहीं होता तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर हो सकता था कि कंट्री डिवाइड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये एडवांटेज है। तो हमने देखा कि बेल्जियम मॉडल जो है ये कॉम्प्लिकेटेड है बड़ा, इवन उन लोगों के लिए भी जो बेल्जियम में रह रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका फायदा क्या है, दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। कैसे, ये जो सिविक स्ट्रिफ हो सकता था बिटवीन 2 मेजर कम्युनिटीज और जो पॉसिबल डिवीजन हो सकता था कंट्री का लिंग्विस्टिक बेसिस पर, ये नहीं हो पाया। बेल्जियम एक पीसफुल कंट्री है और इतना अच्छा माहौल है यहाँ पर कि आगे चल के जब यूरोपियन यूनियन बनी, है ना, तो इसका जो हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का, ये कहाँ पर, ब्रसेल्स में स्टैब्लिश किया गया। ये इसकी इमेज है, ये एक स्कूल में इस तरीके से इमेज देकर भी पूछ लिया गया था कि ये इमेज कहाँ की है, तो आपको ये इमेज याद रखना है। ये यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, कहाँ पर है ये, ब्रसेल्स में है, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ काय का, एकोमोडेशन का। तो अब इन दोनों स्टोरीज को हमने पढ़ लिया, इन दोनों स्टोरीज से हम क्या सीखते हैं जरा उस पर बात करते हैं,
है ना। तो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका? हमने क्या देखा, दोनों ही कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं, दोनों ही कंट्रीज में एथनिक डाइवर्सिटी है, लेकिन दोनों ने जो पावर शेयरिंग का जो क्वेश्चन है इसको डिफरेंटली डील किया। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ? हमने देखा कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई, ठीक है ना। बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई तो इससे हमें ये समझ में आया कि कंट्री यूनाइटेड है, वहां डिवीजन की बात नहीं हुई। लेकिन श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई, यहाँ पर डिवीजन की बात आ गई, है ना। तो बेल्जियम में हमने देखा कि लीडर्स हैव रियलाइज्ड, क्या रियलाइज किया इन्होंने, दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री, unity of the country is possible only by respecting the feelings and interest of different communities and regions। ठीक है, अब यदि ऐसा करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हम दूसरों की फीलिंग्स का, यदि हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके डिफरेंसेस का, कम्युनिटीज के डिफरेंसेस का, रीजनल डिफरेंसेस का, तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्री में यूनिटी मेंटेन रहेगी। पावर शेयरिंग यदि होगी तो कंट्री यूनाइटेड रहेगी। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो क्या चाहती है, वो अपनी विल इंपोज करना चाहती है, अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करना चाहती है ओवर अदर्स, और इसके कारण क्या हुआ, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री डिवाइड हो सकती है। तमिलम की डिमांड होने लगी थी यहाँ पर, है ना। तो ये हमने बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी से सीखा, है ना। तो हमको दिख रहा है ना कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए, है ना। क्यों होनी चाहिए, अब इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अभी तो ये हमने सिर्फ यूनिटी की बात करी, और भी एडवांटेजेस हैं, समझे ना। तो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।